गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने पिछली क्लास में विभेदन की स्टडी की थी। विभेदन, जिसको हम इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है, जब तक कोशिकाओं में विभेदन नहीं होता है, कोशिकाएं ये निश्चित नहीं कर लेती हैं कि मुझे क्या बनाना है, तब तक वो कोशिकाएं अविभेदित होती हैं। क्या होती है? अविभेदित। हम उन्हें स्टेम सेल के रूप में भी हम उनको जान सकते हैं। जैसे हम मनुष्य का एम्ब्रियो है, डोन जायगोट है, जब इसमें विदलन होता है 2 कोशिका बनती, 4 बनती, 4 से 8 बनती है। तो अभी ये कोशिकाएं अविभेदित हैं और ये अविभेदित है, तो इन्हें क्या बोल सकते हैं हम? स्टेम सेल। और स्टेम सेल की खास बात क्या होती है कि ये विभिन्न प्रकार की सेल्स का निर्माण प्लस स्वयं की कॉपी, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है एक अकेली कोशिका, ठीक है। और खुद की कॉपी भी बना सकती है। जैसे हमने 2n जायगोट, एक स्टेम सेल है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये पूरे एनिमल के जितनी भी सेल्स होती है, पूरे ऑर्गन्स होते हैं, उनको बनाने की शक्ति इसमें होती है। और खुद की कॉपी बनाकर इसने कितनी कोशिका बना ली? 8। और इन 8 कोशिकाओं में भी अभी इतनी ही शक्ति है जितनी इस एक कोशिका में थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे विभेदन होता जाता है, इनकी दूसरी कोशिकाओं को निर्माण करने की शक्ति क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। तो ये है विभेदन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रीजनरेशन। वो क्या है? रीजनरेशन। पुनरुद्भवन। लेसन का नाम है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। यानी कोई भी अंग कट जाता है, यानी परिवर्तन के कारण जंतु एक सामान्य अविभेदित कोशिकाओं से अनेक अविभेदित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अधिकांश कोशिकाओं में विभाजन का क्रम रुक जाता है तथा धीमा पड़ जाता है, परंतु भ्रूण के निर्माण के बाद भी अनेक बार जंतुओं को नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी पूरा भ्रूण बन गया, उसके बाद भी कई बार नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोशिका या तो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती है या किसी दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाती है। जैसे छिपकली की पूंछ किसी दुर्घटना के कारण अगर कट जाती है तो नई पूंछ की आवश्यकता होती है। हमारे घाव हो जाता है तो घाव को भरने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। एम्फीबिया के जैसे यूरोडोला के सदस्य होते हैं, उनके अंदर पैर कट जाता है तो दोबारा पैर बनने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः इन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए, ये जितने भी घटनाक्रम बताए, इन सभी परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए जंतुओं में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? अलग अलग प्रकार से जंतुओं के अंदर कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है ना। अलग अलग रणनीति होती है। पैर कट गया तो क्या करना है, पूंछ कट गई तो कैसे बनेगी, घाव बढ़ गया तो कैसे बढ़ेगा। अब वो अलग अलग रणनीतियां क्या क्या है, ठीक है। इसके आधार पर हम रीजनरेशन को पढ़ते हैं। पहला आता है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन।
फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, यानी दुर्घटनावश या किसी कारणवश कोई भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, कोई भी अंग टूट जाता है, हट जाता है, हम या उसे हम एक्सपेरिमेंटली हम उसको हटा देते हैं, तो उन सब का मुकाबला करने के लिए जंतु के द्वारा क्या क्या रणनीतियां अपनाई जाती है, हम उनका डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है कार्यकीय पुनरुद्भवन। एक मनुष्य के शरीर में आरबीसी, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स होती है, आरबीसी होती है, उनकी संख्या निश्चित होती है। उनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। देखिए, हम फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन की बात कर रहे थे। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में अगर हम मनुष्य की बात करें तो फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन क्या होता है? कार्य की रीजनरेशन, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या निश्चित रहती है, लेकिन आरबीसी की जो उम्र होती है वो फिक्स होती है 120 डेज की, 120 डेज की, 120 दिन की। ठीक है, अब 120 दिन की है तो प्रत्येक दिन कितनी ही आरबीसी मरती है और उनकी जगह यानी लगातार वो खत्म होती जाती है। ठीक है, यानी आरबीसी केंद्रक विहीन होती है और उनका जीवन सीमित होता है, केंद्रक नहीं है तो उनके अंदर यानी डिवीजन करने की क्षमता नहीं होती है। अतः एक स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्या स्थिर ही रहती है क्योंकि लगातार इनका निर्माण होता रहता है। इस प्रकार की रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। जितनी खत्म होती है उतनी ही आरबीसी हमारी क्या नाम है बॉडी के अंदर बन जाती है। ठीक है, दूसरा है सती पूरक अतिवृद्धि। दूसरा कौन सा है? शक्ति पूरक दूसरा कौन सा है? सती पूरक अतिवृद्धि। और सती पूरक अतिवृद्धि का मतलब क्या हो गया? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी से बोलते हैं यानी अनेक बार स्तनियों की यानी अनेक बार क्या होता है हानियों की भरपाई अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, जैसे स्तनियों में 2 किडनी होती है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। स्तनधारियों में 2 किडनियां होती है। किसी कारणवश से या एक किडनी के खराब होने जाने पर उसको काटकर बाहर निकाल दिया जाता है या किसी कारण से हमने इस किडनी को एक को बाहर निकाल दिया तो अब इस एक किडनी की भरपाई कौन करती है? ऐसा नहीं है कि एक किडनी यहां से हट गई तो यहां पर दूसरी किडनी आ जाएगी। अब जो बाकी बची हुई एक किडनी पड़ी है हमारे शरीर में वही दूसरी किडनी का काम करेगी, यानी थोड़ी सी इसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और पूरा कार्य ये एक किडनी ही करेगी। सती होने के बाद में अति वृद्धि हो जाती है बाकी बचे हुए ऑर्गन के अंदर। ठीक है ना? तो बाकी बची हुई जो किडनी होती है उसकी कार्य क्षमता प्लस उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम उसको किसकी श्रेणी में मानते हैं? सती पूरक अतिवृद्धि में। ये एक रणनीति है हमारे शरीर के द्वारा जो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है? इसको संभाल लेता है, इस सती को पूर्ति कर लेता है। तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो रणनीति है वो है क्या नाम है? पुनः स्थापक, रिपरेटिव रीजनरेशन, पुनः स्थापक। तीसरा पुनः
पुनर्स्थापक। और यही वास्तविक में रीजनरेशन होता है, यही वास्तव में रीजनरेशन है। ठीक है। जीवों में साधारणतया चोट लगने पर घाव बन जाता है। ठीक है। और घाव के पुनः भर जाने को और छिपकली में पूंछ के कट जाने पर वापस छिपकली की पूंछ के आ जाने को, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुनः स्थापक। क्या बोलते हैं उसको? पुनः स्थापक की श्रेणी में हम उसको रखते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे छिपकली की पूंछ कट गई, ये छिपकली की पूंछ कट गई। अब छिपकली की पूंछ के कटने के बाद में यहां पर दूसरी पूंछ आ जाएगी। ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? पुनः स्थापक। या क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, हम स्तन्यों की बात करें मैमल्स में, मैमल्स की अगर बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में अंगुली के कट जाने पर अंगुली दोबारा नहीं बनती है। हमारे में रीजनरेशन की जो क्षमता होती है सिर्फ घाव के भरने तक ही होती है, वाउंड हीलिंग। यानी घाव हो गया तो वहां पर रीजनरेशन होगा और वो घाव भर जाएगा। अतः रीजनरेशन क्या होता है? एक्चुअल में रीजनरेशन की किसी भी, अतः हम कह सकते हैं कि जीव के टूटे हुए ऑर्गन या टिश्यू की पुनः प्राप्ति या मरम्मत ही पुनः स्थापक रीजनरेशन कहलाती है। ये तो हो गई हमारी रणनीतियां, 3 रणनीतियों के द्वारा खोए हुए अंग, खोए हुए पार्ट या खोई हुई कोशिका को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन में मैंने आरबीसी का एग्जांपल दिया था। किसका एग्जांपल दिया है? आरबीसी की। प्रत्येक दिन कितनी ही आरबीसी खत्म होती है लेकिन उनकी जगह नई आरबीसी ले लेती है। ठीक है। सती पूरक अतिवृद्धि में मैंने किडनी का एग्जांपल आपको दिया है कि किस प्रकार से एक किडनी के कट जाने पर या एक किडनी के नष्ट हो जाने पर जो बाकी बची हुई किडनी होती है वही उसका कार्य करती है। ऐसे नहीं है कि उस किडनी के कट जाने पर दूसरी किडनी आकर वहां पर स्थापित हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया पुनः स्थापक, अर्थात किसी भी अंग के कट जाने पर उसी अंग की पुनः प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के अंदर इस प्रकार की रणनीति सिर्फ घाव भरने तक है, जबकि छिपकली में अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली की पूंछ वापस बन जाती है। इसी तरह से यूरोडोला के सदस्य हैं, उनके अंदर जैसे एम्फीबिया यूरोडोला में है, उनकी अगर टांग कट जाती है या फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब में से कोई सी भी कट जाती है तो वापस उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन कितने प्रकार का होता है, ये वास्तविक रीजनरेशन है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है। विभिन्न प्राणियों में रीजनरेशन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अतः कशेरुकी और अकशेरुकी में रीजनरेशन अनेक प्रकार से पाया जाता है। पहला है एपीमॉर्फोसिस। रीजनरेशन का अगर हम प्रकार पढ़ते हैं, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन के प्रकार के अंदर देखिए टाइप, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का रीजनरेशन होता है, अलग अलग प्रकार का रीजनरेशन होगा। पहला है एपीमॉर्फोसिस। फर्स्ट है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस प्रकार का रीजनरेशन। सैलामेंडर जैसे प्राणी होते हैं
उनके शरीर का कोई भी टूटा हुआ भाग छिपकली की पूंछ को काटने पर वह पुनः प्राप्त हो जाती है, परंतु शरीर के टूटे हुए भाग से संपूर्ण जंतु का निर्माण नहीं होता। जैसे छिपकली है, ठीक है, छिपकली के इस भाग को हमने काट दिया और काटने के बाद में ये छिपकली का ये भाग पड़ गया नीचे। अब एक्चुअल में क्या होता है, छिपकली का ये भाग तो वापस बन जाता है यहां पे, लेकिन ये कटा हुआ भाग जो अलग हुआ है पूरी छिपकली का निर्माण नहीं करता। ये पूरी छिपकली का निर्माण नहीं करता, समझ गए ना। यानी टूटा हुआ भाग पुनः स्थापित तो हो जाएगा, लेकिन जो अलग होकर नीचे गिर गया वह भाग किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह भाग भी पूरे जीव का निर्माण करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फोसिस प्रकार का रीजनरेशन, ठीक है। दूसरा है वह मॉर्फोलैक्सिस। दूसरा कौन सा है, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि किसी भी एनिमल का कोई पार्ट अगर कटकर अलग हो जाता है तो कटे हुए भाग की पुनः प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जो अलग हो गया वह भाग बाकी बचे हुए पूरे ऑर्गन का, पूरे जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे प्लेन एरिया की बात करें तो जैसे प्लेन एरिया, मान लीजिए प्लेन एरिया है, इसके हमने 1 और 3 टुकड़े कर दिए। ये 3 भागों में हमने 2 जगह से इसको कट कर दिया, 3 भाग बन गए। एक भाग ये है बना ऊपर वाला, ये क्या करेगा, कटा हुआ भाग बाकी के नीचे वाले 2 भागों का निर्माण कर लेगा। जबकि बीच वाला भाग, जैसे ये बीच वाला भाग है, ये क्या करेगा, ऊपर वाले एक भाग और नीचे वाले एक भाग का निर्माण कर लेगा, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन जो है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले दोनों पोर्शनों का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार के रीजनरेशन को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलैक्सिस प्रकार का रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्फोलैक्सिस प्रकार का रीजनरेशन, ठीक है। अब देखिए, यानी हाइड्रा का शरीर, जैसे हाइड्रा हम मानते हैं कि हाइड्रा का शरीर का थोड़ा सा अंश, जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर का ये अंश काटकर हम नीचे गिरा दें, ये गिरा दिया तो ये भाग पुनः बन जाएगा, लेकिन जो कटा हुआ भाग था वो पूरे हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मॉर्फोलैक्सिस प्रकार का रीजनरेशन। एक होता है सुपर रीजनरेशन, तीसरा कौन सा होता है, सुपर रीजनरेशन। कुछ प्राणियों में अंगों को क्षतिग्रस्त करने पर अतिरिक्त अंग का निर्माण हो जाता है। जैसे सैलामेंडर के पाद पर चीरा लगाने से उस स्थान पर अतिरिक्त पाद का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार क्षतिग्रस्त अंगों से नए अंगों के निर्माण को सुपर रीजनरेशन कहते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा है, सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन यानी इसमें क्या होता है, जैसे सैलामेंडर है, इसका पैर है, इसके ये इधर वाला पैर है, हमने इसमें थोड़ा सा चीरा लगा दिया, यहां पे कट लगा दिया,
सुपर रिजनरेशन में क्या होता है, कट लगा दिया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक दूसरा पेयर का निर्माण हो जाएगा ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सुपर रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, सुपर रीजनरेशन। एक होता है चौथे प्रकार का इस हेट्रोमॉर्फोसिस। हेट्रोमॉर्फोसिस, इस प्रकार की रीजनरेशन में खोए हुए अंग के स्थान पर उस अंग का विकास न होकर एक नए अंग का निर्माण हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, ये एनिमल है, इसमें आइज थी, आइज खत्म हो गई, हमने काट दिया, किसी दुर्घटनावश टूट गई, ठीक है। हड्डी क्या है, आइज। बननी क्या चाहिए, आई बननी चाहिए, लेकिन आई न बनकर मान लीजिए यहां पर नोज बन जाए या ईयर बन जाए, तो इस प्रकार के रीजनरेशन को क्या कहते हैं हम, हेट्रोमॉर्फोलैक्सिस। क्या बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फोलैक्सिस। यानी जैसे ये अंगुली है और इस एग्जाम्पल बता रहा हूं, हमारे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस हाथ को मैं यहां से काट दूं और यहां पर हाथ न बनकर पैर की अंगुलियां बन जाए या पैर बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फोलैक्सिस। क्या बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फोलैक्सिस। सुपर रीजनरेशन क्या होता है कि यहां पर थोड़ा सा घाव कर दें तो यहां पर भी एक नया हाथ बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, सुपर रीजनरेशन की श्रेणी में हम रखते हैं। अब हम अलग अलग नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रकार की रीजनरेशन पढ़ेंगे। जैसे प्रोटोजोआ में किस प्रकार का रीजनरेशन होता है, पोरिफेरा में किस प्रकार का होगा, सिलेंट्रेटा में कैसा होगा, प्लेटिहेल्मिन्थस में कैसा होगा, एस्केल्मिन्थस में कैसा होगा, एनेलिडा में कैसा होगा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कैसा होगा, मोलस्का में कैसा होगा, एकार्डर्मेटा में कैसा होगा, ठीक है, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कोडेटा तक जितने भी फाइलम हैं हम उनके रीजनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम एम्फीबिया में पूरे रीजनरेशन की स्टडी करेंगे। एम्फीबिया के अंदर लिम्ब का रीजनरेशन कैसे होता है, क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपकी विश, जो भी आपकी विश हो वो पूरी हो। जय हिंद।